नमस्ते साथियों, मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्मार्ट पीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का 15वां वीडियो लेकर आ गए हैं, जिसमें से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्षेत्रीय राजवंश। और क्षेत्रीय राजवंश के अंतर्गत भी हम लोग राजर्षि तुल्य वंश, पर्वत द्वारक वंश आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले इसको पढ़ने से पहले हम लोग पहले सिलेबस के बारे में देख लेते हैं कि कितने टॉपिकों को हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, पहले इसी को देखते हैं कि अभी तक हमने कितने टॉपिक को पढ़ लिए हैं। मोटे तौर पर देखते हैं, मोटे तौर पर क्या पढ़ लिए हैं उसी को ही देखेंगे, है ना। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, छत्तीसगढ़ के इतिहास के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ रहे हैं हम लोग। इस छत्तीसगढ़ के इतिहास के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़े हैं जी। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है ना। पहला कौन सा है, पहला है आद्य प्रागैतिहासिक काल। कौन सा है, पहला है प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ठीक है, ये हो गया। दूसरा कौन सा है, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक ऐतिहासिक काल। ठीक है, और तीसरा कौन सा है, तो तीसरा है ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, तो इसके अंतर्गत हम लोग पढ़े हैं प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल पढ़ चुके हैं। इसके अंतर्गत भी पूरा पाषाण काल के अंतर्गत भी बहुत सारे हैं, है ना। पूरा पाषाण पढ़े हैं, मध्य पाषाण पढ़े हैं, मध्य पाषाण पढ़े हैं, पाषाण। ठीक है, मध्य पाषाण पढ़ लिए हैं। उसके अलावा उत्तर पाषाण, उत्तर पाषाण, पाषाण काल, नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। और कौन सा, महाघेरे वाला ना, महापाषाण काल, घेरे वाला को महापाषाण काल, महापाषाण काल। ये हम लोग पढ़ चुके हैं किसके अंतर्गत, प्राग ऐतिहासिक के अंतर्गत, छत्तीसगढ़ का। ठीक है, और आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो इसके अंतर्गत लोग भी हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को लेते हैं, लेकिन इसका विस्तार हमें छत्तीसगढ़ में नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी ओवरव्यू के जरिए हम लोग इसे पढ़ चुके हैं, आद्य ऐतिहासिक काल को भी। ठीक है, ऐतिहासिक काल की बात करूं तो ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है, इसके अंतर्गत भी हम लोग प्राचीन पढ़ेंगे, मध्य पढ़ेंगे, आधुनिक पढ़ेंगे। कौन सा, प्राचीन पढ़ेंगे, प्राचीन काल, प्राचीन काल, मध्य काल, मध्य काल, आधुनिक काल, आधुनिक काल। तो हम लोग क्या है, प्राचीन काल पढ़ रहे थे, है ना, छत्तीसगढ़ का प्राचीन काल पढ़ रहे थे। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं जी। सबसे पहले हम लोग देखें प्राचीन काल के अंतर्गत, तो पहला आता है वैदिक काल। कौन सा आता है, वैदिक काल आता है। वैदिक काल को पढ़े हैं, वैदिक काल को, जिसमें से हम लोग उत्तर वैदिक काल, है ना, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल को पढ़े हैं। इसके बाद हम लोग महाकाव्य काल पढ़े हैं। कौन सा, महाकाव्य काल, महाकाव्य काल। इस महाकाव्य काल के अंतर्गत हम लोग रामायण काल पढ़े हैं, महाभारत काल पढ़े हैं। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं, महाजनपद काल, महाजनपद काल। इस महाजनपद काल के अंतर्गत हम लोग जो 16 महाजनपद हैं, उस 16 महाजनपदों में से छत्तीसगढ़ का कौन सा साक्ष्य मिलता है, इसे हम लोग देखे हैं। उसके बाद धर्मों का उदय हो गया था महाजनपद काल के बाद। तो धर्मों का उदय हुआ था, तो उसके अंतर्गत हम लोग को क्या पढ़े हैं जी, तो उसके बाद हम लोग पढ़े हैं जैन धर्म, जैन धर्म पढ़े हैं, बौद्ध धर्म पढ़े हैं। ठीक है, जैन धर्म पढ़ लिए, बौद्ध धर्म पढ़ लिए। उसके बाद क्या पढ़े हैं, उसके बाद हम लोग क्षेत्रीय राजवंश से पहले राष्ट्रीय राजवंश पढ़ने पड़ता है, इस वजह से पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, राष्ट्रीय राजवंश पढ़े हैं, है ना। क्या क्या पढ़े हैं, राष्ट्रीय राजवंश की अगर बात करूं, राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजवंश, राजवंश की बात करूं, तो राष्ट्रीय राजवंश के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी तक। तो राष्ट्रीय राजवंश के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, मौर्य वंश, शुंग वंश। कौन कौन सा, मौर्य वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। और कौन सा पढ़ चुके हैं, कुषाण वंश पढ़ चुके हैं, मेघ वंश पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा, कुषाण वंश, कुषाण वंश, कुषाण वंश, मेघ वंश, मेघ वंश,
उसके बाद वाकाटक वंश, वाकाटक वंश। उसके बाद हम लोग कल के वीडियो में गुप्त वंश पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? गुप्त वंश पढ़े हैं। तो हमें राष्ट्रीय राजवंश के अंतर्गत ये पढ़ना है। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, सभी को हम लोग पढ़ चुके हैं इन टॉपिकों को। ठीक है, लास्ट टॉपिक था हमारा गुप्त वंश। इस गुप्त वंश को हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में। अब इसके बाद हम लोग राजवंश तो पढ़ ही रहे हैं। राजवंश के अंतर्गत हम लोग राष्ट्रीय राजवंश। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं? क्षेत्रीय राजवंश। क्या पढ़ते हैं? क्षेत्रीय राजवंश पढ़ते हैं। क्षेत्रीय राजवंश। इस क्षेत्रीय राजवंश के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? कौन कौन सा राजवंश रहता है? तो क्षेत्रीय राजवंश के अंतर्गत राजर्षि तुल्य वंश रहता है। कौन सा? राजर्षि तुल्य वंश। राजर्षि राजर्षि तुल्य वंश, तुल्य वंश। ठीक है, कौन सा वंश है? राजर्षि तुल्य वंश है। इसके बाद हम लोग पर्वत द्वारक वंश पढ़ेंगे। कौन सा? अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज का टॉपिक होने वाला है राजर्षि तुल्य वंश और पर्वत द्वारक वंश। ठीक है, तो पर्वत पर्वत द्वारक वंश पढ़ेंगे। ठीक है, आज का ये हमारा टॉपिक है, पर्वत द्वारक वंश और राजर्षि तुल्य वंश। ठीक है, लेकिन उसके अंतर्गत हम लोग क्षेत्रीय राजवंश के अंतर्गत और कौन कौन सा राजवंश पढ़ते हैं जो कि प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आता है, उसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया राजर्षि तुल्य वंश और पर्वत द्वारक वंश। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सरबपुरीय वंश। कौन सा? सरबपुरीय वंश पढ़ते हैं। सरबपुरीय पुरीय वंश। कौन सा? सरबपुरीय वंश पढ़ते हैं। ठीक, ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं? उसके बाद हम लोग नल वंश पढ़ते हैं। कौन सा वंश? नल वंश, नल वंश। ठीक है, ये है कौन सा वंश? नल वंश है। उसके बाद हम लोग कौन सा वंश पढ़ते हैं? सोमवंश पढ़ते हैं। याद रखिए ये कौन सा सोमवंश है? पांडु वाला है ना। पांडु वंश भी कहते हैं इस सोमवंश को। सोमवंश पढ़ेंगे। सोमवंश की भी बहुत सारी शाखाएं देखने को मिलेगा। दो तीन शाखा, कांकेर का सोमवंश पढ़ने को मिलेगा, मैकल का सोमवंश भी देखने को मिलेगा। ठीक है, उसमें से कौन सा वंश हम लोग पढ़ेंगे उसको हम लोग देखेंगे। नल वंश हो गया, सोमवंश हो गया। उसके बाद बाण वंश पढ़ेंगे। बाण वंश, ये बाण वंश क्या है? अंतिम है, प्राचीन इतिहास का अंतिम वंश है ये। अंतिम राजवंश है बाण वंश। ठीक है, इसके बाद कौन सा वंश आ जाता है? मध्यकालीन इतिहास आ जाता है छत्तीसगढ़ का, जिसमें से कलचुरी को हम लोग पढ़ते हैं। कलचुरी लोग यहाँ पे आके आक्रमण कर देते हैं बाण वंश का। उसके बाद कलचुरी वंश का क्या करते हैं? स्थापना कर देते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या क्या होने वाला है? ये दो टॉपिक। कौन कौन सा? राजर्षि तुल्य वंश और पर्वत द्वारक वंश। क्योंकि इसके अंतर्गत ज्यादा फैक्ट नहीं है, इस वजह से दोनों को हम लोग एक ही वीडियो में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये जो पढ़ लेंगे उसके बाद मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ेंगे। उसके बाद आधुनिक, है ना, ज्यादा टॉपिक नहीं लगेगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं राजर्षि तुल्य वंश। कौन सा राजर्षि तुल्य वंश? ये पहला राजर्षि तुल्य वंश पढ़ते हैं। राजर्षि तुल्य वंश, कौन सा वंश? राजर्षि तुल्य वंश। ठीक, राजर्षि तुल्य वंश की अगर बात करूं तो यह छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश है। क्या है? ये जो राजर्षि तुल्य राजवंश है, यह छत्तीसगढ़ का प्रथम, ये जो बात करूं राजर्षि तुल्य वंश का, तो ये राजर्षि तुल्य वंश छत्तीसगढ़ में क्या है? छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से शासन शासन करने वाला प्रथम प्रथम क्षेत्रीय राजवंश है। प्रथम क्षेत्रीय क्षेत्रीय राजवंश है, राजवंश है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि इसका साक्ष्य में देखने को मिला है, जानकारी देखने को मिला है। इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि यह छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष रूप से शासन करने वाला पहला क्षेत्रीय राजवंश है। ठीक है, इस राजवंश की अगर बात की जाए तो इसकी राजवंश की जानकारी हमें किससे मिलती है? पहले तो हम लोग देखते हैं जानकारी। जानकारी से ही हम लोग किसी भी वंश का क्या करते हैं? पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। इतिहासकार ऐसे ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात की जाए जानकारी की, इस राजवंश के बारे में कौन से जानकारी मिलती है इसे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जानकारी हमें देखने को मिलता है वो कौन सा है? पहला है खारवेल का। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। कौन से? खारवेल के, खारवेल के पहला देखना है ना। पहला है खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख। खारवेल के
हाथी गुम्फा, हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, इस अभिलेख में क्या लिखाया गया है जी? इस इस अभिलेख के जरिए ही क्या है, राजर्षि तुल्य वंश की जानकारी मिलती है। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें क्या लिखा गया है, राजर्षि वंश, क्या, राजर्षि वंश तुल्य, तुल्य कुल विनश्रित लिखा गया है। क्या लिखा गया है? राजर्षि तुल्य वंश। कौन सा? राजर्षि तुल्य वंश। लिख देता हूं, राजर्षि, राजर्षि तुल्य, क्या है, राजर्षि तुल्य विनश्रित लिखा गया है। क्या है? राजर्षि तुल्य कुल विनश्रित लिखा गया है। ठीक है, तुल्य कुल विनश्रित लिखा गया है, विनश्रित ये लिखा गया है। किसमें? हाथी गुम्फा अभिलेख में लिखाया गया है। ठीक है, जिसके साक्ष्य हमें किससे मिलते हैं? हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलते हैं। ठीक, ये हो गया। दूसरा कौन सा है? दूसरा आपने बताया है नहीं, है ना, तो दूसरा कौन सा है? तो दूसरा हमें जानकारी मिलती है जेम्स बर्गेस के, जेम्स बर्गेस के, किसके? इम्पीग्राफिका। कौन सा? इम्पीग्राफिका इंडिका से जानकारी देखने को मिलती है। कौन सा? इम्पीग्राफिका इंडिका। कौन सा? इम्पीग्राफिका, ग्राफिका इंडिका, 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 इसमें जानकारी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, किसमें? इम्पीग्राफिका इंडिका में, है ना। ये किसका है? जेम्स ब्रगेस का है। किसका है? जेम्स ब्रगेस का है। ठीक, लिख भी देते हैं जी, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। किसका है ये? ये जेम्स, जेम्स ब्रिगेस का है, ब्रिगेस का है। ठीक, ब्रिगेस, ठीक है, जेम्स ब्रिगेस का है। ये हो गया, आपको पता चल गया किसका है? जेम्स ब्रिगेस का है। किसका है? जेम्स ब्रिगेस का है। ठीक है, ये आपको पता चल गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तीसरा साक्ष्य देखते हैं हम लोग। कौन सा है तीसरा साक्ष्य जिससे हमें जानकारी देखने को मिलती है ना? ये हो गया। याद रखिए, जो इम्पीग्राफिका इंडिका है, जेम्स ब्रगेस है, इसकी अगर बात की जाए, अगर अध्ययन की, तो इसका अध्ययन हमारे प्रोफेसर हीरालाल के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? प्रोफेसर हीरालाल के द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। तो फिर अब तीसरा देखते हैं ना, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तीसरा देखते हैं, तीसरा है भीमसेन के आरंग ताम्रपत्र से। किससे? भीमसेन के, भीमसेन के आरंग, आरंग ताम्रपत्र से, ताम्रपत्र से, ताम्रपत्र से, किसके? किसके ताम्रपत्र से? भीमसेन के आरंग ताम्रपत्र से, आरंग ताम्रपत्र से। ठीक है, किसके? भीमसेन के आरंग ताम्रपत्र से। ये जो आरंग ताम्रपत्र है, क्या है? ये जो आरंग ताम्रपत्र है, इसमें क्या दिखाया गया है जी? इससे पूर्व भीमसेन द्वितीय, ये भीमसेन द्वितीय है, इसके पूर्व जितने भी शासक हुए हैं उसकी जानकारी ये देता है। कौन देता है? भीमसेन के आरंग ताम्रपत्र, इससे जानकारी देखने को मिलती है। ठीक, ये है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये जो आरंग ताम्रपत्र है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक, आरंग ताम्रपत्र के बारे में देखते हैं। आरंग ताम्रपत्र, ताम्रपत्र, ठीक, याद रखिए, भीमसेन द्वितीय ने क्या किया था? भीमसेन ने अपने पिता की पुण्य स्मृति में, क्या है, अपने पिता पुण्य अपने पिता की पूर्ण स्मृति में भोप स्वामी, कौन सा स्वामी? भोप स्वामी, भोप स्वामी, भोप स्वामी और भोप स्वामी और हरि स्वामी को, किसे? भोप स्वामी और हरि स्वामी को, हरि स्वामी को गोंडा में, दोनों को, दोनों को, भोप स्वामी और हरि स्वामी को गोंडा में, किसमें? गोंडा में स्थित भट्टपालिका नामक, किसमें? गोंडा में स्थित भट्टपालिका नामक ग्राम में दान में दिया था। किसमें? गोंडा में स्थित
हरिस्वामी को दोंडा में स्थित दोंडा में स्थित स्थित एक गांव था, उसे दान में दिया था। उस गांव का क्या नाम है? भट्टपालिका। क्या नाम है? भट्टपालिका। ये इसको किसको ध्यान दिया था? दो ब्राह्मण थे, एक तो था कौन सा? एक तो था हरि स्वामी, दूसरा था भोप स्वामी। इस दोनों को क्या दिया था जी? इस दोनों को दान में दिया था, ग्राम दान में दिया था। ठीक है, किसके जरिए दिया था? अपने पिता के क्या में? अपने पिता की स्मृति में दिया था। ठीक है, अपने पिता की पुण्य पुण्य स्मृति में क्या दिया था? ये गांव दान में दिया था, भट्टपालिका नामक गांव। ठीक है, जो कि दोंडा में स्थित है, भट्टपालिका नाम दान में दिया था, ये आपको पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये जो अरंग ताम्रपत्र है उसके बारे में थोड़ा सा और विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, जो कि प्रमुख शासक के अंतर्गत जो बहुत सारे शासक के नाम हुए हैं उसके बारे में क्या किया गया है? बताया गया है। ठीक है, उससे पहले बाद में देख लेते हैं, पहले हम लोग राजर्षि वंश के बारे में देखते हैं कि ये कौन से शासन काल में ये शासन किए हैं, इसके संस्थापक कौन है ना, अंतिम शासक कौन है, जैसे कि हम लोग देखते ही हैं। उससे पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग जब शासन हम लोग आपको पढ़ाएंगे, प्रमुख शासक के बारे में बताएंगे, तो उस समय आरंग ताम्रपत्र आएगा, और आरंग ताम्रपत्र के अंतर्गत जितने भी शासकों के नाम बताए गए हैं उसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं राजर्षि तुल्यवंश। राजर्षि तुल्यवंश की राजधानी की बात करूं, किसकी? राजर्षि तुल्यवंश की शासन की बात करूं, शासन काल की बात करूं, तो उसे हम लोग देखेंगे। पहला हमला क्या है? शासन काल। शासन काल, अगर इसके शासन काल की बात करूं तो इसका शासन काल कब से कब तक था? तो पांचवी शताब्दी से लेकर छठवीं शताब्दी तक इसका क्या था? शासन काल का है। पांचवी शताब्दी से छठवीं शताब्दी तक इसका क्या है? शासनकाल रहा है। ठीक है, ये हो गया। अगर इस राजवंश की बात करूं तो इस राजवंश का संस्थापक की बात करूं, किसके संस्थापक की बात करूं, तो इसका संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था सूरा। क्या है? सूरा। क्या नाम है? सूरा। ठीक, ये है सूरा, सूरा वंश। ठीक है, इसे और इस भी कह सकते हैं सूरा, ये। ठीक, ये हो गया। तो ये तो गया संस्थापक। अगर वही अंतिम शासक की बात करूं, किसकी? अंतिम शासक की। अंतिम शासक की बात करूं तो अंतिम शासक कौन हुए? तो इसके अंतिम शासक हुए हैं कौन? तो इसका अंतिम शासक हुआ है भीमसेन द्वितीय। कौन हुआ है? भीमसेन द्वितीय। भीमसेन द्वितीय। इन्हीं के आरंग ताम्रपत्र से हमें इस राजवंश के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। ठीक, इसकी राजधानी की बात करूं, किसकी? राजर्षि तुल्य वंश की राजधानी की बात करूं, राजधानी की, तो इसकी राजधानी कौन सी है? कहां पास थी इसकी राजधानी? तो इसकी राजधानी थी आरंग। कौन सा? आरंग है, आरंग है। ठीक है, आरंग है इसकी राजधानी। आरंग कहां पे है? आरंग है रायपुर में। कहां पे? रायपुर में है। ये हो गया, इतना आपको पता चल गया। ये जो राजर्षि तुल्य राजवंश है, इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है। कौन सा नाम से? सूरा राजवंश के नाम से। क्यों? क्योंकि संस्थापक था कौन? सूरा, इसलिए इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है। याद रखिए अन्य नाम इसका, अन्य नाम। तो इसका अन्य नाम क्या है? सूरा वंश। कौन सा? सूरा, सूरा राजवंश, राजवंश, ये कौन सा नाम? सूरा राजवंश। ठीक, ये हो गया। ये जो सूरा राजवंश है, राजर्षि तुल्य राजवंश है, ये एक अपने आप को एक उपाधि दिए थे। कौन सा उपाधि? राजयोगी की। किसकी उपाधि है? राजयोगी की। उपाधि की अगर बात की जाए, उपाधि, तो इसकी उपाधि क्या थी? राजयोगी की। अपने आप को क्या कहते थे? राजयोगी कहते थे। कौन सा योगी? राजयोगी, राजयोगी। कौन सी उपाधि? राजयोगी की उपाधि दिए थे। ठीक है, और स्वयं को महाराज कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्वयं को महाराज कहते हैं। क्या? स्वयं को महाराज कहते हैं। स्वयं को महाराज, महाराज कहते हैं।
ठीक, ये पता होना चाहिए इसके बारे में, राजर्षि तुल्य राजवंश के बारे में। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा और क्या याद कर सकते हैं? हाँ, इसके मुद्रक से याद कर सकते हैं। कौन से? इसके मुद्रा, ये अपने मुद्रा में क्या है, अपने राज मुद्रा में अंकित करवाते थे। क्या अंकित करवाते थे? कौन सा पशु है जिसका अंकित करवाते थे? राज मुद्रा। राज मुद्रा, राज मुद्रा में क्या अंकित करवाते थे? तो ये अंकित करवाते थे क्या? राज मुद्रा। राज मुद्रा में सिंह को अंकित करवाते थे। किसको? सिंह को। ठीक, ये है। और ये जो राजर्षि तुल्य राजवंश है, ये क्या है? राजर्षि तुल्य राजवंश है। इसके भी समय में ये जो शासन कर रहे थे, तो उस समय इसकी कोई समकालीन वंश थे क्या? जी हाँ, समकालीन वंश थे। तो समकालीन वंश भी देख लेते हैं। समकालीन कालीन वंश, समकालीन वंश की बात करूं तो सबसे पहला आ जाता है कौन सा? तो सबसे पहला आ जाता है सरकपुरी वंश। कौन सा आ जाता है? सरकपुरी वंश। लिख लेते हैं, सरकपुरी वंश, सरकपुरी वंश। ठीक है। दूसरा अगर वंश की बात करूं तो दूसरा आ जाता है शैल वंश। कौन सा वंश? शैल वंश आ जाता है। ठीक है, आगे में पढ़ेंगे ये दोनों वंश को। ठीक, ये आपको पता चल गया। इतने को ही आपको किसके अंतर्गत याद रखना है? राजर्षि तुल्य वंश के बारे में याद रखना है। किसके बारे में? राजर्षि तुल्य वंश के बारे में। लिख देते हैं यहाँ पे, राजर्षि, राजर्षि तुल्य वंश। ठीक है, राजर्षि तुल्य वंश, ये हो गया। इसके अंतर्गत आपको इतना ही याद रखना है। आगे अगर बात करूं, अब आगे अगर बात करूं किसकी? आरंग ताम्रपत्र की, भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र के अंतर्गत बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो राजवंश है इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? आरंग ताम्रपत्र से मिलता है। कहां से? आरंग ताम्रपत्र से मिलता है। आरंग ताम्रपत्र, आरंग ताम्रपत्र। ठीक, ये हो गया। आरंग ताम्रपत्र देखते हैं आप तो फिर। ठीक है, ये जो आरंग ताम्रपत्र है ये किसका है? भीमसेन द्वितीय का है। किसका है? भीमसेन द्वितीय का है। भीमसेन द्वितीय का है। ठीक है, किसका है? आरंग ताम्रपत्र भीमसेन द्वितीय का है। ठीक, ये जो भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र जारी हुआ था उसका सन तो होगा ही ना। तो इसकी अगर तिथि की बात की जाए, जारी करने की तिथि की बात की जाए, तो एक दो जानकारी हमें देखने को मिलते हैं इसके। क्या? इतिहासकार इसके दो जानकारी देते हैं इसके तिथि के अंतर्गत। जानकारी कब इसका कब इनका क्या हुआ था, जारी किया गया था। तो जारी करने का दो तिथि हमको देखने को मिलती है। पहला कौन सा है? पहला तो है 182। कौन सा? 182 गुप्त संवत। कौन सा? गुप्त संवत, गुप्त संवत। ठीक, ये एक जानकारी और मिलती है जो कि है 282 गुप्त संवत। कौन सा? 282 गुप्त संवत। तो ये दो जानकारी आपको मिलती है। इससे इसके आरंग ताम्रपत्र कब जारी किया गया था उसके जानकारी हमें दो तिथि देते हैं। कौन देते हैं? इतिहासकार देते हैं। ठीक है, इतिहासकार देते हैं। दो जानकारी देखने को मिलती है, दो तिथि के बारे में हमें जानकारी देखने को मिलती है। याद रखिए, इसमें क्या है? गुप्त संवत है। इसमें भी गुप्त संवत है। तो हम कह सकते हैं ये जो राजर्षि तुल्य वंश है ये गुप्तों के क्या करते थे? गुप्ते के सामंत हुआ करते थे। हम लोग मान सकते हैं क्या है? गुप्तों के अधीनता स्वीकार किए थे। क्या किए थे? गुप्त के अधीनता स्वीकार किए थे राजर्षि तुल्यवंश। किसके? गुप्त संवत। जो अपना आरंग ताम्रपत्र जारी किया है उसमें क्या किया गया है? गुप्त संवत का प्रयोग किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि यह गुप्त के अधीनता स्वीकार किए थे, है ना? तो गुप्तों के क्या किए थे? अधीनता स्वीकार किए थे। गुप्तों के अधीनता, अधीनता स्वीकार किए थे, स्वीकार किए थे। ठीक है, क्या है? गुप्तों के अधीनता स्वीकार किए थे। ठीक है, इसकी जानकारी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इतिहासकारों में इसका जारी करने के लिए दो मत है। दो मत क्या है? दो तिथि देखने को मिलती है। कब जारी किया गया है? एक तो मिलता है 182। क्या है? एक दो के समान नहीं दिखता है, मिलता जुलता दिखाई देता है। कब जारी किया है इसका जानकारी है। ठीक है, ये है। ठीक है, ये आरंग ताम्रपत्र है उसमें क्या कहा गया है? ये जो आरंग ताम्रपत्र है इसमें क्या कहा गया है उसे हम लोग देखते हैं।
तो आरंग ताम्रपत्र कहाँ पे स्थित है भाई? आरंग में है। कहाँ पे है? आरंग में है। कहाँ पे है? आरंग में है। तो ये जो दिख रहा है ये कौन सा मंदिर है? ये है राजीव लोचन मंदिर। कौन सा है? राजीव लोचन मंदिर है। ठीक है, हम लोग इसमें आते हैं, किस में आते हैं? आरंग ताम्रपत्र में आते हैं। ठीक, आरंग ताम्रपत्र में आते हैं। आरंग ताम्रपत्र में क्या जानकारी मिलती है उसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, भीमसेन द्वितीय कहता है, क्या कहता है? भीमसेन द्वितीय, भीमसेन, भीमसेन द्वितीय कहता है, मैं क्या हूं? मैं अंतिम शासक हूं। कौन से वंश का? राजर्षि तुल्य वंश का। मैं क्या हूं? राजर्षि तुल्य वंश का शासक हूं। और मेरे पिताजी का क्या है? मेरे पिताजी का नाम क्या है? मेरे पिताजी का नाम है दैत्य द्वितीय। कौन सा नाम है? दैत्य द्वितीय, दैत्य द्वितीय। मैं भीमसेन हूं, मेरा नाम भीमसेन है, और मेरे पिता का नाम, मेरे पिता का नाम क्या है? दैत्य द्वितीय है। और उनके भी पिता का नाम, उनके भी पिता का क्या नाम है? जो कि है मेरे दादा, और उस दादा का क्या नाम है? भीमसेन प्रथम। क्या नाम है? भीमसेन प्रथम, भीमसेन प्रथम। कौन सा? भीमसेन प्रथम। तो मेरा नाम क्या है? भीमसेन द्वितीय है। मेरे पिता का क्या नाम है? दैत्य द्वितीय है। और उसके पिता का नाम क्या है? भीमसेन प्रथम है। ठीक, अब ये जो भीमसेन प्रथम है, इसके भी पिता का क्या है? इसके भी पिता का क्या नाम है जी? तो इसके भी पिता का नाम है विभीषण। कौन सा नाम है? विभीषण नाम है, विभीषण, विभीषण। ठीक है, विभीषण नाम है। ठीक है, और विभीषण के पिता का भी क्या नाम है? दैत्य प्रथम। ये दैत्य द्वितीय यहाँ पे है तो ऊपर में रहेगा भी दैत्य, कौन सा रहेगा? दैत्य प्रथम। ठीक, दैत्य, दैत्य प्रथम, ये है इनके पिता। ठीक है, दैत्य प्रथम के, दैत्य प्रथम के पिता का नाम है सूरा, जो कि है संस्थापक राजर्षि तुल्य वंश का। इसके भी पिता का नाम है क्या? सूरा। इसके पिता का क्या नाम है? सूरा, जो कि क्या है? राजर्षि तुल्य वंश का संस्थापक है। क्या है? राजर्षि तुल्य वंश का संस्थापक है, संस्थापक है, संस्थापक है। कौन है? सूरा है। ठीक, कौन बोल रहा है? आरंग ताम्रपत्र में भीमसेन बोल रहा है ये। ठीक, क्या बोल रहे हैं? भीमसेन बोल रहे हैं, मेरा नाम भीमसेन है, मैंने ही ये आरंग ताम्रपत्र जारी करवाया हूं। और करवाने का सन क्या है? तिथि कौन सा है? तो दो तिथि जानकारी देखने को मिलती है, जिसमें से 182 और दूसरा है 282। गुप्त संवत है दूसरे में, है ना? जारी करवाया हूं। और मेरे पिता का नाम है दैत्य द्वितीय। मेरे पिता का क्या नाम है? दैत्य द्वितीय। ठीक है, फिर से चालू करते हैं। क्या? मेरा नाम है भीमसेन द्वितीय। मैंने एक ताम्रपत्र जारी करवाया हूं, जिसमें कौन सा सन में? 182 और 282 गुप्त संवत में, जो कि मेरे पिता का क्या नाम है? दैत्य द्वितीय है। और उसके भी पिता का नाम विभीषण प्रथम है, भीमसेन प्रथम, सॉरी विभीषण बोल दिया, भीमसेन प्रथम है। ठीक है, जो कि मेरे दादाजी हैं। और मेरे दादाजी के भी पिता का क्या नाम है? विभीषण है। कौन सा नाम है? विभीषण है। और मेरे दादाजी के दादाजी का क्या नाम है? दैत्य प्रथम है। ठीक है, और दैत्य प्रथम के भी पिताजी का क्या नाम है? तो सूर्य है, जो कि क्या है? जो कि है राजर्षि तुल्य वंश का संस्थापक है। क्या है? राजर्षि तुल्य वंश का संस्थापक है। तो इसमें क्या मिली? इसमें हमें क्या देखने को मिला है? इसमें राजर्षि तुल्य वंश के क्या मिला है? चार्ट मिला है, देखने को मिला है। किसमें मिला है? भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र में। ये सभी राजाओं की जानकारी हमें किसमें मिलती है? भीमसेन के आरंग ताम्रपत्र से मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया। बस आपको राजर्षि तुल्य वंश के अंतर्गत आपको इतने ही याद रखना है। ठीक है, ये हो गया। अब अगला राजवंश की बात की जाए, ये तो हो गया राजर्षि तुल्य वंश, को इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, क्लियर हो गया राजर्षि तुल्य वंश। तो अगला राजवंश देखें, तो अगला राजवंश हम लोग किस पे बात किए थे? पर्वत द्वारक वंश। किसको? पर्वत द्वारक वंश। कौन सा वंश? पर्वत द्वारक वंश। ठीक है, पर्वत द्वारक वंश, ये हो गया।
ठीक। तो पर्वत द्वारक वंश कौन से सन में, शताब्दी में, कौन से ईस्वी में क्या किए थे, शासन किए थे, इसका शासन काल क्या था, शासन काल। इसके अगर शासन काल की बात की जाए तो इसके शासन काल में हमें देखने को मिलता है 5वीं शताब्दी। कौन से शताब्दी, 5वीं शताब्दी में हमें देखने को मिलता है, 5वीं शताब्दी, शताब्दी 5वीं शताब्दी को देखने को मिलता है इसका शासन काल। ठीक है, जो कि इसके शासन क्षेत्र है, कौन सा है, शासन क्षेत्र की अगर बात की जाए तो इसका शासन क्षेत्र क्या है जी, तो इसका शासन क्षेत्र है देवभोग। कौन सा भोग, देवभोग है, देवभोग। ये जो देवभोग है वो कहां पे है, तो ये देवभोग है कहां पे, गरियाबंद में। कहां पे है, गरियाबंद में है, गरियाबंद, गरियाबंद। ठीक है, ये हो गया कौन सा बंद, गरियाबंद। ठीक। पर्वत द्वारक वंश की जानकारी हमें किससे मिलती है, जानकारी किससे मिलती है, तो एक राजा थे, कौन सा, राजा तुष्टिकर। कौन सा, राजा तुष्टिकर, जिसके ही क्या है, ताम्रपत्र हमें देखने को मिलता है जानकारी। कौन सा है, वो कहां पे मिला है, 13 सिंहत ताम्रपत्र। कौन सा, 13 सिंहत ताम्रपत्र। तो जानकारी किससे मिलती है, जानकारी किससे मिलती है, जानकारी, इस वंश की जानकारी हमें किससे मिलती है, तो राजा तुष्टिकर, राजा तुष्टिकर, राज, राजा तुष्टिकर, तुष्टिकर के 13 सिंहा, 13 सिंहा, 13 सिंहा ताम्रपत्र, ताम्रपत्र, इससे जानकारी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये क्या बताते हैं जी, ये क्या थे, ये उपासक थे, एक किसके, ये एक देवी के उपासक थे। किसके, एक देवी के क्या थे, उपासक थे। उस देवी का क्या नाम है, उस देवी का नाम क्या है, स्तंभेश्वरी देवी। क्या नाम है, स्तंभेश्वरी देवी, स्तंभेश्वरी, भेश्वरी, स्तंभेश्वरी देवी। ठीक है, इसके क्या थे, इसके उपासक थे। ठीक है, पर्वत द्वारक वंश में हमें दो शासकों के बारे में जानकारी देखने को मिलती है ना। कौन कौन सा वो दो शासक है, शासक की बात करूं, शासक की बात करूं तो शासक, दो शासक के बारे में हमें जानकारी देखने को मिलती है, जिसमें से पहला है सुमन राज। कौन सा है, सोमराज, सुमन, सुमन, सुमन राज। ठीक है, कौन सा है, सुमन राज है। ठीक है, दूसरा कौन सा है, दूसरा है तुष्टिकर। ये 13 सिंह ताम्रपत्र इसी के जरिए ही देखने को मिलता है। कौन सा है, तुष्टिकर, तुष्टिकर। ठीक, दो शासकों के बारे में हमें जानकारी देखने को मिलते हैं, किसमें देखने को मिलती है जी, 13 सिंह ताम्रपत्र में। ठीक है, ठीक, ये हो गया। अब होगा ये, कैसे ये पता चला है जी, ये 13 सिंह ताम्रपत्र में क्या कहा गया है। ठीक है, इसे हम लोग देखते हैं। ठीक, इसे हम लोग देखते हैं। ये जो 13 सिंह ताम्रपत्र है, किसने जारी करवाया है, तुष्टिकर। कौन, राजा तुष्टिकर, 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 किसने, राजा तुष्टिकर ने जारी करवाया। ठीक है, तो राजा तुष्टिकर के पिता का क्या नाम है जी, सुमन राज। पिता का नाम क्या है, सुमन राज, सुमन राज। ठीक, ये हो गया। इसके माता का क्या नाम है, तो माता का नाम क्या है, माता का नाम है क्या, कस्तुभेश्वरी देवी। कौन है, कौन, कस्तुभेश्वरी देवी, कस्तुभेश्वरी, स्वरी देवी, कस्तुभेश्वरी देवी। ठीक है, ये हो गया। ये जो कस्तुभेश्वरी देवी है, इसको क्या हो जाता है, एक बीमारी हो जाता है, क्या हो जाता है, बीमार पड़ जाता है। कौन सा बीमार होता है जी, इसको किस बीमारी होती है, दाह ज्वार की बीमारी हो जाते हैं। ठीक है, कौन सा, दाह ज्वार की बीमारी हो जाता है, बीमार में पीड़ित हो जाता है, दाह, दाह ज्वर। ठीक है, दाह ज्वर की बीमारी में क्या हो जाता है, पीड़ित हो जाता है ये दाह ज्वर की बीमारी से। तो ये क्या करते हैं, ये द्वाजर के पीड़ित हो जाते हैं, तो इसकी मनोकामना के लिए, ये ठीक हो जाए इसलिए क्या करते हैं, जो अपने शासन क्षेत्र देवभोग है, कौन सा है, देवभोग है शासन क्षेत्र, उसको क्या करते हैं, ये दान में दे देते हैं। बीमार पीड़ित होने की वजह से देवभोग को क्या करते हैं, दान में दे देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, देवभोग क्षेत्र को, देवभोग क्षेत्र को, देवभोग, देवभोग क्षेत्र को क्या करते हैं, दान में दे देते हैं, दान में दे देते हैं। ठीक है, ये ठीक हो जाए करके, ये है। तो राजा तुष्टिकर के बारे में हमें जानकारी देखने को मिलता है। ठीक है,
यही बस तो है। दो राजा के बारे में हमें देखने को मिला है, राजा तुष्टिकर के और सुमन राज के। ठीक, ये हो गया। तो पर्वत द्वारक वंश के लिए बस इतना ही आपको पढ़ना है। और सरबपुरी बोल दिया, राजर्षि तुल्य वंश के बारे में आपको पढ़ा चुका हूं, और ये अभी भी ये इसको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, यहाँ तक आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे, है ना। और जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो किस प्रकार से आप लोगों को समझ में आ रहा है, इसे आप लोग बताएंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस प्रकार के नोटिफिकेशन पाने के लिए, वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।